Just a moment. दोस्तों नमस्कार। जन विचार संवाद मंच के साप्ताहिक आयोजन समय से संवाद में आपका फिर से स्वागत है। जन विचार संवाद मंच 52,000 सदस्यों का एक बड़ा फेसबुक ग्रुप है, जिसमें वो सारे लोग जो इस वक्त प्रतिरोध की आवाज बने हुए हैं, वो लोग लगातार लिख रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं। हम इसमें हर सप्ताह किसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जो इस वक्त में प्रतिरोध की आवाज बने हुए हैं, और इसके अलावा वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए इस समाज को, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी आज की मेहमान है शालिनी चतुर्वेदी, जो पत्रकार हैं और फिनलैंड में रह रही है। 3 देशों में रहने का, काम करने का उनके पास अनुभव है। शालिनी, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। शालिनी मूलतः भारत की हैं और भारत में उन्होंने 5 साल, लगभग 5 साल पत्रकारिता की ना? हाँ, करीब 5 साल, 5 से 6 साल। हाँ, 5-6 साल भारत में पत्रकारिता की। उसके बाद वो यूके में गई और यूके में वो फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर 5 साल उन्होंने वहां भी काम किया। फिलहाल 1 मिनट होल्ड करो। नहीं हो रहा वो, ये तो यही रहेगा इससे, इसलिए तो थोड़ा सा करीब, मतलब दूर करना पड़ेगा उसको। इसको ऊपर करो थोड़ा सा, हाँ, और करो। ठीक है, ठीक है। 2007 से 2012 तक फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर यूके में काम किया, और अब इन दिनों फिनलैंड में है। फिनलैंड में वो फ्रीलांस राइटर हैं, और टेम्परे, जहां वो रहती है, ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ? टेम्परे नहीं, तामपरे है, तामपरे। तामपरे है, ओके। ओके, तो जहां वो रहती है तामपरे, वहां के टैलेंट तामपरे मैगजीन का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के अर्ली एजुकेशन में डिग्री ली है, और बच्चों के एजुकेशन के सिलसिले में काम कर रही हैं, और ओल्ड एज होम से भी जुड़ी हुई हैं। शालिनी, 3 देशों का अनुभव है आपके पास, भारत, यूके और फिनलैंड। तो तीनों देशों के अनुभव में क्या फर्क है? वहां की सोसाइटी के बीच में क्या फर्क महसूस करती हैं आप? बहुत फर्क है। ज्यादातर काम करने का जो अनुभव है वो एक तो इंडिया में है और फिनलैंड में है। जो एक्चुअल मैंने सोसाइटी में काम किया है फिनलैंड में, और बहुत अमेजिंगली अंतर है। जैसा मैं ये बोलूंगी कि हम लोग इंडिया में जो थ्योरेटिकल पढ़ते थे, कि ऐसा जो हम स्कूल में होते हैं ना, सोचते हैं, सपने देखते हैं कि जब हम काम करेंगे ऐसा होगा वैसा होगा, एग्जैक्टली वो मैंने फिनलैंड में पाया। एक्सट्रीमली गुड वर्क कल्चर। जो कि इंडिया में ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, वो अपने साथियों के साथ जो एक संघर्ष होता है, फिर महिलाओं के साथ एक दूसरा भी होता है, अपने आप को एक प्रूव करने का जो संघर्ष होता है अननेसेसरी, वो चीज मैंने फिनलैंड में नहीं पाई। जब से मैं जिस टाइम से काम कर रही हूँ यहाँ पे, हर तरह के काम का रिस्पेक्ट है, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चे का ख्याल रख रहा है या वो एक होम मेकर है, उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम है सोसाइटी में। सोचा जाएगा कि उसको इतना कुछ आता नहीं। वर्किंग वुमेन में अगर कोई लोअर क्लास, सो कॉल्ड लोअर क्लास शायद हम इंडिया में यूज करते हैं जहां जहां मैंने काम किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है। उस पर्सनल लाइफ में आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं उससे आपको जजमेंट नहीं किया जाता आपकी पर्सनालिटी का, जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे हो सकता है, मेरी खुद की जो दोस्तें हैं उनमें से कई हैं जो सो कॉल्ड इंडिया में 4th क्लास लेबर जो होते हैं, क्लीनर्स, वो हैं, मेरी दोस्तें भी हैं। बट
वो साइकोलॉजिकली बोल लीजिए, एजुकेशनली वो ज्यादा इवॉल्व हैं एज कंपेयर्ड हमारे यहाँ के जो लोग काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल सेल्स में कर रहे होंगे। तो मैंने ये देखा यहाँ पर एक बहुत अच्छा, एक बिल्कुल अलग है। आप क्या काम कर रहे हैं उससे आपको कोई जज नहीं करता। आप जो काम कर रहे हैं वो आपका काम है, आप पे होते हैं उसके लिए, आपको रिस्पेक्ट मिलता है, चाहे कोई भी काम हो। किचन जो यहाँ पे लेडीज होती हैं, जो किचन में जो डे केयर्स हैं, स्कूल्स हैं, जो उसमें काम कर रही हैं, हम जो किचन में इंडिया में काम कर रहे होते हैं एक वर्क प्लेस में, उनको किस नजरों से देखते हैं आप खुद समझिए। कि हमारे यहाँ की जो कैंटीन में वर्क करता है उसको लोग किस नजरों से देखते हैं या कैसी हम्म, भाषा में उनसे बात करते हैं। यहाँ वो नहीं है। यहाँ पे हम सेम भाषा का उपयोग उनसे भी करते हैं और सेम भाषा और रिस्पेक्ट का उपयोग एक बहुत बड़े उद्योगपति के साथ भी करेंगे, सेम बिल्कुल। तो ये चीज मैंने यहाँ पर महसूस की। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, सामने वाला जो आपका बॉस है एक्चुअली वो बॉस नहीं होता है, ही इज मोर लाइक अ कोवर्कर। और वो वैसा ही बिहेव आपके साथ करता है, वो बॉसिज्म नहीं करता। दूसरा, मैंने जितने साल यहाँ काम किया, मैंने कभी भी मेरे काम में सैबोटैच नहीं हुआ, जो कि इंडिया में आई थिंक हर एक व्यक्ति, आपने भी जहाँ काम किया आपने भी महसूस किया होगा, हफ्ते में 2-3 बार हम्म, आपके साथ होता होगा इंसिडेंस। यहाँ मेरे साथ इतने सालों से कुछ ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरा काम सैबोटैच हो रहा है, कोई काम तोड़ रहा है या मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा मेरे काम को, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये एक जमीन आसमान का अंतर है। जैसा हम थ्योरी में पढ़ते हैं या सोचते हैं कि वर्क लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो एक्चुअली हम्म, फिनलैंड में मैंने महसूस की। मतलब मेरा खुद का अनुभव है, मे बी दूसरों का अनुभव कुछ और हो, आई डोंट नो, बट मेरा अनुभव यही है। और मैं जिस जगह काम करती हूँ वहां पे 99.99% महिलाएं ही हैं हम लोग जो हम काम करते हैं वहां हम्म, पे। लेकिन उनके लिए जो कॉन्फिडेंस होता है उसके बॉस में, ये नहीं है कि महिला है तो उस पद पे काम नहीं कर सकती, वो सब चीज मैनेज नहीं कर सकती। जैसे हम बहुत चीजें इंडिया में हम जर्नलिस्ट, जब मैं वहां पे थी एक रिपोर्टर थी, तो मैं बहुत क्यूरियस होती थी किसी भी जगह का अगर सीईओ महिला हुई, राइट, तो हम उसका इंटरव्यू करेंगे, हम उसे कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो बहुत आम चीज है। मतलब सोसाइटी में इतने साल हो गए, शायद 100 साल से ज्यादा हो गए कि जो महिलाएं ऊपर के पद पे काम कर रही हैं, हमारे लिए बहुत आम चीज है और हम ये मानते हैं कि वो सब संभाल लेंगी। बट इंडिया में हम्म, वो कल्चर लाते लाते हमें टाइम लगेगा। जबकि हमारी हम्म, हिस्ट्री और जैसे इंडिया की हिस्ट्री और यहाँ की हिस्ट्री में बहुत अंतर है। यहाँ की हिस्ट्री का देखा जाए तो बहुत कम हिस्ट्री है यहाँ की। आइस एज ही था यहाँ पे जब इंडिया में हम्म, हम लोग की प्रिंटिंग प्रेस था। इतना अंतर है, लेकिन हम इवॉल्व नहीं हो पाए। मैंने ये देखा, जैसे इंडिया में हम काम करते थे, मैं स्टोरी कर रही थी, मैं रिपोर्टर थी, तो अगर मेरे बॉस मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो आज शायद आप लोग मेरा नाम भी नहीं जानते, राइट। तो इंडिया में एक अलग टाइप का, अगर मेरी स्टोरीज छप रही थी, फ्रंट पेज पे नाम आ रहा था, तो मेरे साथी बोलते थे कि हाँ क्योंकि तुम लड़की हो तो एक एक्स फैक्टर होता है इसलिए आ रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी बेवकूफी है इंडिया में, जो आप एक तरफ तो उसको आगे नहीं जाने देते, अगर वो आगे चली गई तो मतलब लड़की हो, एक्स फैक्टर है, बॉस की फेवरेट हो इसलिए चली गई। मतलब आप में हम्म, कुछ गुण नहीं है क्या? मतलब आप उस एक्सेप्ट ही नहीं करते कि एक महिलाएं आपके बराबर काम कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है दूसरी जगह में, जो जो यहाँ महसूस नहीं किया। यहाँ महिला हो पुरुष हो कुछ नहीं कोई पूछता। आप किसी भी जगह काम कीजिए, मैं जाती हूँ फिनलैंड में, अधिकतर आपको महिलाएं ही काम करती दिखेंगी। एंड दे हैव अ सेम लाइक, ये कोई अजूबा बात नहीं है। यहाँ पे अगर हमारी प्राइम मिनिस्टर महिला है और पूरी कैबिनेट महिला की ही है, पूरी कैबिनेट, तो हमारे लिए अजूबा हम्म, नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं कि हम अनहोने हैं। बस वो काम क्या कर रही है उस पे लोग टिप्पणी करते हैं, इस पे नहीं करते कि वो महिला है तो उसने ये किया। ये है अंतर, बेसिक। एक चीज है, मतलब उन्होंने तिलक ने एक किताब लिखी थी, आर्किटिक होम ऑफ मुझे कुछ सुनाई वेदास। नहीं दे रहा। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। है ना? हाँ। बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी थी, आर्किटिक होम ऑफ वेदास। और उसमें उन्होंने, हम्म। मतलब उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि दरअसल वेद जो हैं वो आर्किटिक में लिखे गए हैं, बहुत हम्म। साल, मतलब हजारों साल पहले। और हम्म। हम बचपन में जो एक चीज सुना करते थे कि दुनिया में कोई ऐसी जगह भी है जहाँ 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होते हैं। हम्म। तो हम, मतलब जो लोग
उस जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, वो इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है, तो वहां की जिंदगियां कैसे होती होंगी। मतलब हम्म। हमें लगता है कि 6 महीने रात होती होंगी, तो मतलब जो मैं बचपन की बात बता रही हूँ कि बचपन में मैं सोचती थी तो मुझे लगता था कि क्या 6 महीने लोग सोते होंगे और 6 महीने जागते होंगे। एग्जैक्ट कुंभकर्ण का जो मिथ है वो राइट। हमारे दिमाग में आता है। तो हम्म। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि 6 महीने का मतलब ये है कि वहाँ लंबे समय तक अंधेरा होता है, लंबे समय तक यस। उजाला होता है। तो हम्म। जो लोग बाहर रहते हैं, जो आर्किटेक्ट में नहीं रहते हैं, वो इसको कैसे समझेंगे कि आपका काम कैसे होता है, जीवन कैसे होता है हम्म। अंधेरे दिनों में, और उजाले दिनों में आप सोते कैसे हैं। क्योंकि हमको हम्म। आदत है ना, अंधेरा होता है तब हम सोते। तो आप लोगों का जो जीवन है उन उजाले और अंधेरे दिनों में, मतलब जो रोशन दिन होते हैं और जो अंधेरे दिन हम्म। होते हैं, उन उस दौरान जो है आप लोगों का जीवन कैसा चलता है, काम कैसे होते हैं, वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं, ये सब चीजें जानने की लोगों को क्यूरियोसिटी है, मुझे भी। हम्म। सबसे पहली बात तो ये है कि फिनलैंड के लोग जो होते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हैं, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं दम। होता है ना, हम्म। दम। एक चीज कुछ भी हो सामने, यहाँ पे लाइफ कभी रुकती नहीं। जैसे मुझे हम्म। अभी भी याद है, मैं 2013 में यहाँ आई थी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी। तो पहला हमने ऑटम देखा। मैं समर में आई थी, तो समर में तो बहुत खूबसूरत होता है, हाँ सब चीज बहुत अच्छा है। बट और दिन उस समय ऐसा था जब मैं आई थी कि शायद 2 घंटे की रात होती थी बस, अंधेरा। हम्म। बट हम्म। आप जब नई माँ होते हो तो आप थके रहते हो, तो हम सो जाते थे। हम लोग को कोई वो नहीं लगता था। पर्दे डार्क लगाने पड़ते हैं आपको, जब हम्म। उजाला होता है डार्क पर्दे हम्म। लगाए, सो गए। क्योंकि बॉडी की एक रिदम बन गई है, रात में सोना है, हम्म। सुबह हम्म। उठे, ठीक है। फिर क्या हुआ जब ऑटम आया, यहाँ का ऑटम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत। लेकिन उस ऑटम के अंत अंत में जाते हुए, जैसे नवंबर लास्ट मंथ होता है ऑटम का यहाँ, बहुत हम्म। ठंड हो जाती है, इट वॉज टू चिली। और शुरू हो गया फिर स्नोइंग। तो स्नो ऐसी थी अंधड़, तो मैं डर गई। डरी ऐसी कि मेरा जो बेटा है वो तब 4 साल का था। देन ही स्टार्टेड हियर एज अ डे केयर में स्टार्ट किया उसने। तो मैं हम्म। रोज खिड़की खोलती, डरती बाहर देख के, अरे ये तो अंदर चल रहा है, स्नो हो रहा है। तो हमें आदत थी इंडिया में कि रेन हो रही है, रेनी डे है, घर पे हैं हम, ठीक हम्म। है। हम्म। बहुत हम्म। गर्मी हो गई, घर पे हैं। तो मैंने उसको हम्म। घर पे रखा। वो साल मुझे अभी भी याद है, वो 4 साल का था। वो यहाँ पर उसको किंडरगार्टन बोलते हैं, जब वो 4 ईयर के बच्चे होते हैं। तो अब वो मैंने खूब छुट्टियां कराई उसकी, क्योंकि मुझे डर कि मेरा 6 मंथ का जो बच्चा है वो प्रैम में जा रहा है, उसे ठंड लग हम्म। जाएगी और उसे भी ठंड लग हम्म। जाएगी। फिर मैंने खिड़की से ही अपने उसको महसूस करना शुरू किया कि भाई फिनिश लोग कैसे रह रहे हैं, क्योंकि हम्म। -30 भी टेम्परेचर आने वाला है 2 महीने बाद, सुना था मैंने। हम्म। तो मैंने हम्म। देखा, भाई सुबह हुई, 7 बजे हैं, महिलाओं ने प्रैम में बच्चे डाले और चली गई, वो काम पे जा रही हैं और बच्चे जा रहे हैं डे केयर पे। मैंने कहा यार बहुत तेज हैं ये लोग तो। फिर धीरे धीरे उसका एक्सेप्टेंस शुरू हुआ। वो साल थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए, क्योंकि हम्म। बच्चे, आप देश बदलते हो, थोड़े बच्चे बीमार पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर आया तो मैंने कहा मैं एज अ चैलेंज लूंगी इसको, बिल्कुल उनके तरह करके दिखाऊंगी। तो साल के पूरे जो 12 महीने हैं, वेदर कुछ भी हो बाहर, यहाँ की लाइफ नहीं रुकती। -30 मैं टेम्परेचर बता रही हूँ उस साल था। बट मैंने एक दिन भी लोगों को छुट्टी करते नहीं देखा। ऑफिस जाते हैं हम्म। वो, और उस चीज की सब सुविधाएं हैं हमारे पास कि हमारा घर बिल्कुल गर्म है, बाहर जाते हैं, हम उस स्नो को एंजॉय करते हैं। लेकिन अब ये मैंने 2 साल बाद, एक्सेप्टेंस जो बोलते हैं, पहले साल के बाद शुरू किया। तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई। फिर मैंने देखना शुरू किया, और मेरी जो फ्रेंड्स बनी, उनके लिए मैंने देखा कि वो साल के उस हर चीज को रिस्पेक्ट से देखती हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि फिनलैंड ऐसे बहुत कम देशों में अब बचा है जिसमें हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट मौसम होते हैं। तो उन हम्म। मौसमों को रिस्पेक्ट दो और उस मौसम को एंजॉय करो। ऑटम हो रहा है, बारिश हो रही है, बट एंजॉय क्या करना है, उसकी कलरफुल लीव्स को एंजॉय करो, उस हवा को हम्म। एंजॉय करो। ये चीज मैंने यहाँ के लोगों से सीखी। अब अंधेरा अंधेरा, नो डाउट नवंबर से बढ़ जाता है और दिसंबर तो बहुत होता है। बट उस अंधेरे में खूबसूरती कैसे इन्होंने निकाली कि अपना घर ऐसा सजाते हैं जैसे हम दिवाली में सजाते हैं, क्योंकि उससे हम्म। पॉजिटिविटी आती है, उस कैंडल से, उस लाइट से, उस लैंटर्न से, उस हर चीज से पॉजिटिविटी आती है। तो इन्होंने अपना कल्चर, जो पहले ये कैंडल्स जलाते थे,
अब थोड़ा सा और बढ़ गया, लैंटर्न खूबसूरत बहुत आ गई, लाइट्स लगा ली हमने। तो उस तरह से इन्होंने अपना थोड़ा सा उसको, लेकिन इन्होंने कल्चर नहीं छोड़ा कि जो भी आएगा वेदर उसका रिस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, एंजॉय करना है। ये चारों का करते हैं ये लोग, चारों उसका। और वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि भाई हम ऐसी कंट्री हैं जहां अभी भी इतना पॉल्यूशन नहीं है कि हम चार वेदर नहीं देख पा रहे हैं। और जब यहाँ हम्म स्नो नहीं होती, जैसे लास्ट ईयर स्नो कम हुई, और लास्ट ईयर आई स्टिल रिमेम्बर कि सिर्फ -18 तक टेम्परेचर गया, तो लोग हाहाकार कर रहे थे, अरे -20 तो देखा ही नहीं, -28 तो देखा ही नहीं। इस साल बहुत ठंड पड़ी, हमने -30 भी देखा। अरे क्या बढ़िया, मतलब पूरी वेदर कितना अच्छा हुआ, और किसी भी बच्चे ने छुट्टी नहीं मारी, मेरे खुद के भी बच्चों ने। स्कूल चल रहे हैं, डे केयर चल रहे हैं, सब चल रहा है। तो ये है। और रात जब लंबी होती है तो ये मतलब डिप्रेसिंग है, नो डाउट। बट डिप्रेसिंग उनके लिए ज्यादा है शायद जो अकेले हैं। जैसे यहाँ भी हम्म डिप्रेशन से मौतें होती हैं, लोग आत्महत्या हम्म करते हैं। हम्म अगर हम्म उनको, वो हर एक पॉपुलेशन में होता है, लेकिन फिर यही कंट्री है जो हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, नंबर 1 है। हम्म वो क्यों है, उसका हम्म कारण शायद एक ग्रिट है, एक जो फिनिश लैंग्वेज हम्म में उसे सूसी कहा जाता है, ग्रिट होती है इनमें, एक दम होता है हम्म लोगों में, और वो दिखता है आपको, चाहे कोई भी हम्म वेदर हो। और वो जो पूरी आपने बताया कि 6 महीने रात 6 महीने दिन, वो एक्चुअली लैपलैंड में होता है। हमारे यहाँ 4 घंटे की लाइट फिर भी होती है, दिसंबर हम्म में हमें 4 घंटे की लाइट हम्म मिलती है, उन्हें वो भी नहीं मिलती। बट यही लोग वहां जाते हैं वो चीज एंजॉय करने के लिए, जब सब अंधेरा है। हम्म, वो भी एक अरे वाह। बहुत अच्छी चीज है, वो एक ऐसा अजूबा लगता है, वो चीजें देखना भी वो अजूबा है। उस चीज को एक्सेप्ट किया है और उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं यहाँ के लोग। शायद इसलिए, शायद मतलब इतने अच्छे से, शायद इसलिए मैं भी इतने सालों से इसको निभा पाई हूँ। अगर आपको ऐसे लेना है कि ये बहुत डिप्रेसिंग है, अंधेरा है, और एक ऐसा लग रहा है, देन एवरीथिंग इज वेरी लाइक, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाएगा, नो डाउट, जो शायद कुछ हम्म एक ज्यादा एज के लोगों को लगता होगा यहाँ पे। बट एज हम्म लॉन्ग एज आपके पास बहुत कुछ करने को है, और आप उनको देख रहे हैं, आप उनसे एनर्जी पा रहे हैं। जैसे मैं तो यहाँ के लोगों से बहुत एनर्जी मिलती है, जब मैं उनको देखती हूँ, यहाँ जबरदस्त काम करती है महिलाएं, तो मिलती है वो हम्म एनर्जी मुझे। और हम भी वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करके कि हाँ यार, हम खुशनसीब हैं कि हमें वेदर देखने को मिल रहा है, हम्म लाइक दैट। हम्म। जैसे तुमने बताया कि यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो बहुत छोटी सी है, मतलब डेवलपमेंट या यूं कह लीजिए कि सिविलाइजेशन की शुरुआत उस हाँ, तरफ का लेट हुई। आर्कटिक साइड में बहुत लेट हुई है ना। हम्म। और उसकी वजह आइस एज वाली बात है, वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा है, मौसम उस तरह का नहीं है, तो जनसंख्या हम्म। भी उस तरह से नहीं है। और हम्म। अभी तक जो मेरी जानकारी है वो ये है कि बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस भी वहां नहीं है। तो हम्म। उस लिहाज से जो ये कॉलोनियलिज्म है, जो साम्राज्यवाद है, जो पूंजीवाद है, मतलब जो जो हम्म। मार्केट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं वो वहां तक पहुंची नहीं है उस तरह से। हम्म। तो एक एक जनरल परसेप्शन ये है कि जिन देशों में वेस्ट नहीं पहुंचा है, अमेरिका और यूके जैसे देश जो है वहां नहीं पहुंचे हैं, वहां उस किस्म की भौतिकता नहीं पहुंची है अभी तक। हम्म। मतलब जैसे हमारे यहाँ है, ब्रांड है, उसके बाद बड़ी बड़ी होटलिंग है, यहाँ यहाँ से लोग, इंदौर शहर से लोग चाय पीने के लिए बाय फ्लाइट मुंबई जाते हैं, चाय पीकर लौट आते हैं, है ना। तो ये हम्म। खरीदी करने के लिए छोटी छोटी जगह के लोग मुंबई चले जाते हैं, फ्लाइट से वो आते हैं। उस किस्म का जो मटेरियलिज्म है वो हम्म। उन देशों में जहां पूंजीवाद का प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है, जहां बाजार पहुंचा है, वहां है। क्या फिनलैंड में उस किस्म का पूंजीवाद या उस किस्म का भौतिकवाद है? मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैलेंस है परफेक्ट। तो उसके दो कारण है, एक तो ये है कि वो आपने सही कहा, यूके, यूएस, स्पेन, पोर्चुगल से यहाँ कोई नहीं आ पाया। बट यहाँ पे वो आजाद भी नहीं था, वो एक हमेशा पार्ट था। जैसे पहले स्वीडन का पार्ट था फिनलैंड, मतलब फिनलैंड नाम ही नहीं आया था, स्वीडन का पार्ट था। फिर उसके बाद स्वीडन से ये जैसे रशिया का एक आदत है, रशिया के आसपास की जो प्लेसेस हैं वो सब उसकी हो जाती हैं, लाइक वाइज फिनलैंड भी उसका हिस्सा बन गया। बहुत ज्यादा यहाँ पर भी एक फ्रीडम स्ट्रगल आया, एक वो आई, एक जो बोलते हैं कि खुद का एक नाम, एक फिनिश, क्योंकि लैंग्वेज तब तक स्वीडन की हेल्प से डेवलप हो चुकी थी। और फिर ये आजाद हुआ शायद 1907, यस 1907 में। लेकिन
इन्होंने एक हुँ, चीज की कि इन्होंने दूसरी चीजों से खरीदा, लेकिन यहाँ अब मतलब लिया चीजें, भौतिकवाद यहाँ पर भी बहुत है, यहाँ भी ब्रांड जो है आ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ के यंगस्टर्स को आप देखें तो वो एडिडास से नीचे कुछ पहनते नहीं, और वो एक है छोटा मोटा, हुँ, बट एट द सेम टाइम, और है भी कि लोग जाते भी हैं दूसरी जगह, लेकिन शॉपिंग का जो आपने बोला कि शॉपिंग करने वहां जा रहे हैं, यहाँ के लोग भी थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बट यहाँ के लोग कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हैं अभी भी। कल्चर इन अ सेंस, जैसे मैंने बोला कि बचपन से पेरेंट्स, जो नेचर होता है ना उससे बच्चों को जोड़ते हैं, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, टीचर्स, हम लोग जो होते हैं जो अर्ली एजुकेशन से हैं, वो लोग नेचर से बच्चों को इतना जोड़ते हैं कि वो धीरे धीरे बच्चों में वो इनकलकेट हो जाती हैं, वो क्वालिटीज जो बड़े होके हुँ, एक पर्सनालिटी उनकी बनाती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्नोलॉजी जरूर आपको यहाँ पे लेटेस्ट मिलेंगी हर चीज की, लेकिन इन्होंने एक जो फिनिशनेस होता है, एक जो फिनलैंड की स्पेशलिटी है वो नहीं छोड़ी। अब हमने क्यों छोड़ दी होगी, जो मुझे लगता है वो हिंदुस्तान, जो रियल हिंदुस्तान था पहले, उसके हुँ, ऊपर इतने साल दूसरों ने राज्य किया, और उसकी जो एक हुँ, अस्मिता होती है उसको इतना दबाया है कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे ऊपर। जबकि हुँ, एक हिंदुस्तानी को, जब मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज स्कूल में जब थी, यहाँ पर लैंग्वेज सीख रही थी, तो जिस तरह से मुझे बोला गया प्रेजेंटेशन दो आप इंडिया का, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इंडिया में क्या है जो स्पेशल है, जो मैं इन लोगों को, जो हमारे क्लास में जो स्टूडेंट्स थे, वो करीब थे हुँ, 40 स्टूडेंट्स से ऊपर, वो सब दूसरे देशों के थे, और मुझे उनके हुँ, सामने प्रेजेंटेशन देना है। हमारी खुद की टीचर एक जो थी, वो थी यहाँ की, फिनलैंड की थी, एक दूसरी कंट्री की थी। आप सोचिए इतना ज्यादा वैरायटी थी। हम मैंने कहा उनके सामने मुझे प्रेजेंट करना है, वहां एक इराक का भी कोई बैठा है ना, इराक का, बेबीलोनियन का भी कोई बैठा है जो कि बहुत अच्छा हुँ, इतिहास लेके हुँ, बैठा है, दो हुँ, लड़कियां हुँ, इजिप्ट की भी हैं, है ना, सब हुँ, जगह वैरिड हुँ, है। उसमें हुँ, आपको अपने देश को प्रेजेंट करना है। तब मैंने ये चीज सोचना शुरू किया कि भाई एक इंडियननेस, एक इंडिया होता क्या है ना, हुँ, आप जो बोलते हो। हुँ, तब मैंने वो जो क्वालिटीज उनको बताई, देन दे वर लाइक वाओ, तभी तो इंडिया इतना ग्रेट है। लेकिन वो ग्रेटनेस जब हम इंडिया में थे तो नहीं दिख रही थी, है ना, क्योंकि हम अपने बच्चों को बहुत कुछ, मेरे ख्याल में सब कुछ बाहर का दिखा रहे हैं हम, लेकिन उस हुँ, इंडिया से उनको जोड़ते नहीं है। वो हमारी हुँ, गलती है। यहाँ पर बच्चे, जैसे मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं, आज के यंग पेरेंट्स हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी फिनिश चीजों से उनको जोड़ के रखते हैं अपने कल्चर से। तो वो लोग ठीक है, वो मॉडर्न सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा मॉडर्नाइज होते हैं, बट वो साथ में कल्चर भी साथ में पॉकेट में लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मैंने ये छोड़ दिया तो हम तो सिर्फ 5 ही मिलियन है, हम तो खो जाएंगे कहीं, आधे रशिया हुँ, में खो जाएंगे, स्वीडन में खो हुँ, जाएंगे, हुँ, और अभी तो यूएस का बहुत है, यूएस में खो जाएंगे। तो वो एक हुँ, पॉकेट में रखते हैं। हम एज अ इंडियन, हम इतने ज्यादा आई थिंक बटे हुए हैं, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, राजस्थान है, दिल्ली है, तो हमारा इंडियननेस तो छूट गया, हम दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। ना हम लैंग्वेज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इंडिया में हुँ, आप अगर हिंदी में पढ़ाई करते हैं तो सोचिए आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये एक हो गया है, एक हुँ, ट्रेडमार्क है। हुँ, यहाँ हुँ, उल्टा है। हुँ, यहाँ पे अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा ना, तो शायद हो सकता है आपको जॉब ना मिले, फिनिश में पढ़ा है तो मिल हुँ, जाएगी 101%। ये एक बेसिक चीज है। तो यहाँ पे भौतिकवाद मतलब अंधावाद नहीं है। यहाँ पर ऐसा हुँ, नहीं है कि आपने कुछ, वहाँ यहाँ के लोग भी पढ़ने जाते हैं, फ्रांस में बहुत लोग जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, बट दे कम बैक इन फिनलैंड एज अ फिनिश। वो चीज लैकिंग है मेरे ख्याल में। हम अपना रिस्पेक्ट इंडियन खुद नहीं करते हैं, दूसरे कर रहे हैं हमारी। जैसे मैं यहाँ हुँ, पर थी, आपको यकीन नहीं होगा कि पूरी क्लास में इतना रिस्पेक्ट था इंडियन का कि मैं खुद ही आश्चर्य होता था मुझे देख के, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि आप बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने कहा अच्छा, आपकी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे। फिर दूसरा कोर्स किया, उसमें भी दुनिया भर के लोग थे हमारे यहाँ, और फिनिश 3 लड़कियां थी। पास किसने किया, तीनों लड़कियों में से मैं जो थी, आई वॉज द टॉपर। तो रिस्पेक्ट बढ़ गई कि हाँ भाई, ये इंडियन जो लोग होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, बट इंडियंस को खुद की रिस्पेक्ट नहीं करना आता। हम खुद के हुँ, कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते। बस ये थी जो डिफरेंस है। बाकी बाहरी लोगों से कुछ सीखना ये बुरा नहीं है ना, ये कुछ बुरा नहीं है। बट एक अंधा हो जाना कि भाई वो जो कर रहे हैं वही ठीक है, मतलब जो एक मुझे लगता है इंडिया इस समय, जो यंगस्टर्स हैं इतने कंफ्यूज्ड हैं, बस हुँ, उनको बस एक टाइम ये भी देखना चाहिए पीछे मुड़ के। जैसे मैंने, जब मैं शायद 30 पार कर गई, तब मैंने देखा कि इंडिया, एक इंडियन होने में क्या बात है ना। हुँ, मैं 30 पार कर गई तब समझ में आया कि एक इंडियन क्या होता है।
वही बात है कि मुझे इतना लेट समझ में आया, तो वही चीज कंफ्यूजन जो मुझे था वो इंडिया में है, वो यहाँ के लोगों में नहीं है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है। हम्म। एक क्वेश्चन जो है वो राजेश उठा रहे हैं, क्योंकि राजेश ने वाइकिंग्स बहुत देखा है, दोनों दोनों सीजन देख हम्म। लिए हैं, तो वो उठा रहे हैं कि क्या वाइकिंग्स का हिस्ट्री है वहाँ फिनलैंड में? हाँ हाँ है, बिल्कुल है। वाइकिंग्स का ऐसा है कि जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे हम्म आपने बात की थी उसकी कि स्पेन से लोग गए, राइट, ये हम्म हम्म ट्रैवलर्स ही थे हम्म ना, ये ट्रैवलर्स हम्म थे हम्म जितने गए हम्म थे। हम्म उसी हम्म तरह हम्म के जो वीकिंग्स थे वो मेनली जो हम्म स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना वहां जाते थे। फिनलैंड एक ऐसी जगह है जो थोड़ा उनसे बची रही, आए यहाँ भी लेकिन बची रही, तो मेन वो स्वीडन में उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है विकिंग्स का, आइसलैंड में जबरदस्त है। मतलब अगर हम्म आप उनकी हिस्ट्री, जैसे मेरी खुद की फ्रेंड है वो आइसलैंड की, आइसलैंडिक है, मेरी दो स्वीडिश फ्रेंड्स हैं, तो उनकी जिंदगी में विकिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज जैसे हमारी जिंदगी में एक ब्रिटिश इंपॉर्टेंट रहता है ना, उस तरह हम्म का। उन्होंने कुछ स्थापना नहीं की यहाँ पे, लेकिन वीकिंग्स की हिस्ट्री या उसके बारे में जानने में वो कंट्री ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, हम इतने नहीं रहते। मतलब फिनलैंड इतना ज्यादा नहीं रहता, होता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है हमें, क्योंकि हम भी उसी उसी बाल्टिक सी का हिस्सा हैं, मगर लेकिन इतना नहीं है जितना दूसरा। बट वीकिंग्स हैं, उनकी मैंने शिप्स देखी, मैंने जितनी जगह भी मैं गई हूँ, जो म्यूजियम्स हैं उनके, हमेशा एक उनका बहुत बड़ा पार्ट होता है। स्वीडन में तो एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, वहां पे मैंने देखा था पूरी की पूरी विकिंग की शिप उन्होंने प्रिजर्व करके रखी है। मतलब इतिहास में उनका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरी, और वो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि वो लोग यहाँ आए थे और ऐसा ऐसा हिस्ट्री से रिलेटेड है वो। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है, इनकी अलग ही चलती है, और इनकी हिस्ट्री का हिस्सा इतना ज्यादा वो नहीं है ओके जितने ओके। दूसरे देश हैं। एक चीज जो है, क्योंकि हम मतलब इंडिया में एक तो ब्रिटिश कल्चर जो है वो आगे चलता रहा, मतलब सिस्टम के तौर पर, क्योंकि हमारे पास जो भी सिस्टम थे वो छोटे छोटे राज्यों में थे और वो पता नहीं कब डिस्ट्रॉय हो गए। तो राइट। जो जो ब्रिटिश कल्चर है सिस्टम के तौर पर, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, हम्म। वो सब कुछ ब्रिटिश तौर पर चलता है। तो हमारे हम्म। यहाँ एजुकेशन को लेकर वो भी उसको फॉलो करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर भी उसी को फॉलो करते हैं। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही, मतलब बहुत ही हम्म। माइन्यूट है, नजर नहीं आता कहीं भी कि सोशल सिक्योरिटी हम्म। सिस्टम क्या है। मतलब जो लोअर क्लास है उनके लिए तो जरूर होगा, लेकिन अपर क्लास और जो मिडिल क्लास है उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। हम्म। आपके वहाँ एजुकेशन, जैसे हमारे यहाँ अभी बहस चल रही है, भारत में इस बात की बहस चल रही है कि क्या एजुकेशन को प्राइवेट किया जाना चाहिए, क्या हेल्थ को हम्म। प्राइवेट किया जाना चाहिए। बहस जरूर चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट के तौर पर वो सब चीजें प्राइवेट हाथों में जा रही हैं बहुत बुरी हम्म। तरह से। तो वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है और हेल्थ सिस्टम है और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका क्या मतलब प्राइवेटाइज है या गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है उसको, वो कैसे हम्म। काम करता है? यहाँ पे जो मैंने देखा है बहुत अमेजिंगली काम होता है। जैसे मैं जब यूके में थी, मैं वहां भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी, एनएचएस जो वहाँ का है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और खासकर हेल्थ सिस्टम। बट जब मैं यहाँ आई तो मैंने एक्चुअल डिफरेंस देखा है यूके और यहाँ की सर्विसेज में। यहाँ पर जो डे केयर्स हैं या स्कूल्स हैं, उसमें आप 99% गवर्नमेंट के होते हैं, और हम्म उसका जो क्वालिटी है, इट इज मच 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 बेटर देन द जो प्राइवेट स्कूल्स आपके इंडिया में हैं, जहां मेरा बेटा खुद जा रहा था। उसमें जो उसकी सिक्योरिटी, हेल्थ और हर चीज पे ध्यान दिया जाता था, जिसमें मैं बहुत पैसा लगा रही थी, वो गया था 8 मंथ सिर्फ। बट यहाँ पे वो चीज गवर्नमेंट की है, बट 100% मैं ब्लाइंड फोल्डली उन पे विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी जो देते हैं आपको। और यहाँ पे टोटल फ्री एजुकेशन है फ्रॉम 7 years, और वो कंपलसरी है अप टू 18 years। दिस इज कंपलसरी एजुकेशन इन 2 levels। लाइक स्कूल्स यहाँ 7 साल से शुरू होते हैं, उससे पहले एक प्री स्कूल का ईयर होता है 6 years, और उससे पहले अर्ली एजुकेशन होता है। बट ये सारे चरणों में प्री स्कूल से लेकर टोटल फ्री है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी फ्री एजुकेशन देती हैं, और क्वालिटी यू विल नेवर इमेजिन कि वो हमारे यहाँ के प्राइवेट सेक्टर से बेटर क्वालिटी देते हैं हर चीज में। द हम्म इक्विपमेंट्स दे यूज, द टीचर्स यहाँ पे आके। अब वन ऑफ माय फ्रेंड वाज आस्किंग कि आप डबल ग्रेजुएट प्लस मास्टर्स हैं, व्हाई कांट यू बिकम एज अ टीचर हियर। टीचर मतलब
एक हाई स्कूल में, या लाइक दैट। यहाँ पे टीचर बनना, आपको फिनलैंड में पूरी पढ़ाई मास्टर्स करनी है, देन यू कैन थिंक ऑफ इट। क्यों? क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं है कि आप फलाना डिमका जगह से आ गए तो आप वैसे ही पढ़ा पाओगे जैसे एक फिनिश टीचर पढ़ाता है, राइट? और वो सब गवर्नमेंट है। यहाँ पे हमारे तामपरे में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, एक भी नहीं है। और हमारा नंबर है तामपरे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे। और हर लेवल पे एजुकेशन, जैसे एजुकेशन मुझे अभी भी याद है, जब मैं आई और मैंने यहाँ एजुकेशन सिस्टम समझा तो मुझे गांधी जी की याद आई। उन्होंने बोला था कि कैसे हम पहले ही शुरू कर सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आपने गांधी जी को पढ़ा हो तो याद होगा कि वो कितना प्रेशराइज करते थे इस चीज में, और वो कितने सही थे। हर एक बच्चे को ठोक पीट के आपको मास्टर्स नहीं कराना है, वो जरूरत नहीं है ना? हर एक की जरूरत, इंटरेस्ट और दिमाग कैलिबर अलग अलग होता है। उसी हिसाब से यहाँ पे बोला गया है कि 7 years to 16 years, मतलब 7 साल का जब होगा और 9 साल तक उसको एक प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में जाना, उसी में अपर डिग्री होती है, उसी में करना है। फिर उसके बाद वो चूज करेगा कि उसे वोकेशनल ट्रेनिंग पे जाना है या उसको फिर आगे हाई स्कूल पढ़ना है। मतलब थ्योरेटिकल जो पढ़ते हैं हम लोग इंडिया जैसा, वो भी इंडिया जैसा नहीं, बट हाई स्कूल जाना है जिसमें हम बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग वो जो कि आपको बहुत जल्दी तैयार कर देगी कि आप अर्न करने लगे। और वो अर्निंग कम नहीं होती है, वो अर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो जो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ बच्चे कंस्ट्रक्शन लाइन में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह के कुछ हो सकते हैं ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है, आपके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग है, वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बट आप उसके लिए जॉब के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये है, एजुकेशन टोटल फ्री है। तो इस मिथ को तोड़ा है फिनलैंड ने कि प्राइवेटाइजेशन करने से आप एक बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस करोगे। नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आप किससे ऑनेस्टी से प्रोड्यूस करते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको, ये जो अभी गवर्नमेंट है, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे, उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो यहाँ का है, उसमें उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स दिए थे जो लोगों को मंजूर नहीं हुए, पास नहीं हुए पार्लियामेंट में, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस बात पे रिजाइन किया है। अब अपने यहाँ देखिए कितने बेचारे दिनों से बैठे हुए हैं, उनका कोई सुन रहा है? फार्मर्स का कोई नहीं सुन रहा है ना? ना हमारी मीडिया को पड़ी, ना किसी को कुछ पड़ी है। वो बैठे हैं तो बैठे हैं, और दुनिया भर हाहाकार मचा रही, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं वो लोग, फिर अब गर्मी से मरेंगे, बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा यहाँ होता नहीं है। तो ये कहना गवर्नमेंट का कि हर चीज प्राइवेटाइज कर दो तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइज तो आप कर दोगे, लेकिन फिर वो जो कॉस्ट आती है वो कौन दे पाएगा? तो बहुत सारे बच्चे तो फिर भी वैसे ही रह जाएंगे ना। आप अगर प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जितना मैंने पढ़ा दिल्ली में जो किया है केजरीवाल गवर्नमेंट ने एजुकेशन में, और उनकी गवर्नमेंट के कुछ लोग यहाँ पे पहले आए थे फिनलैंड, उन्होंने क्या फिनलैंड से ट्रेनिंग ली एजुकेशन में, फिर उन्होंने वो अप्लाई किया है वहां पे। तो जैसे अगर छोटे छोटे राज्य कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट जिसके पास इतना पैसा है वो क्यों नहीं कर सकता है? वो भी कर सकते हैं ना। और आप तो बच्चे जो कि एजुकेशन आपका पूरा का पूरा चेंज कैसे लाती है, वो एजुकेशन ही ला सकती है, और कोई नहीं ला सकता है आपके यहाँ। अगर आप ये सोचते हैं कि बस हर एक चीज प्राइवेटाइज कर दो, तो फिर वो उसका क्या हाल होगा, वो आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके देखना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं बच्चे। आपने 17-18 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए इंदौर में, सबको पता है कितने खुले हुए हैं, बट उसमें क्या चल रहा है ये आपने चेक किया? आपने देखा? आपने इवन मेडिकल भी सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, बट कैसे डॉक्टर निकल रहे हैं, या आपने ये देखा? वो यहाँ पे नहीं है। और ये फ्रांस में भी है। फ्रांस में टोटल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। फ्रांस का एक मेरे बेटे का फ्रेंड है, और वो उसने पूरा बताया था कैसे वहां सिस्टम चलता है। वहां भी हर चीज गवर्नमेंट कर रही है, तो क्या वो खराब कर रही है क्या? तो ये कहना इट्स अ मिथ। और हम जब यहाँ के जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे फ्रॉम बर्थ अप टू क्रेडल वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है इन अ वे। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है, बट रहता है। जैसे एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन में जितनी आपकी पॉकेट में क्षमता है उतना आप पे करेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ कोई अनएम्प्लॉयड है, लोअर इनकम है, तो हो सकता है आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट डे केयर में जाए, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसमें ब्यूटी इज दैट कि आपकी जो वो टीचर है या जो हम काम कर रहे हैं, हमको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये बच्चा पे कर रहा है या ये नहीं कर रहा है। तो हम, कोई अंतर नहीं होता है किसी में,
जो बच्चा फुल फीस दे रहा है और जो आधी दे रहा है, 1/4 दे रहा है, देयर इज नो डिफरेंस, सबको एक ही तरह से केयर की जा रही है। और फिर स्कूल तो फ्री है ही, सिर्फ स्कूल फ्री नहीं होते, बुक्स भी फ्री होती हैं, स्टेशनरी भी फ्री होती है, एवरीथिंग इज फ्री, आपको कुछ भी नहीं लाना है। अगर आपके पास, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन तो नहीं लेकिन हाँ ये था कि एजुकेशन घर से है फॉर 1.5 मंथ, तब भी ये था कि इवन कंप्यूटर, आईपैड्स गवर्नमेंट दिला रही थी बच्चों को कि आप ये रखिए और घर से पढ़िए। आपको एक बार भी ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज नहीं है और उसके पास है। मतलब ये गवर्नमेंट कर रही है ना, और वो यहाँ पे कर रही, जो लोग बोला जाता है कि हर जगह, जैसे यूएस इज अ बिग एग्जाम्पल, वहां हर चीज प्राइवेटाइज होती है, तो क्या वहां का सिस्टम बहुत अच्छा है फिनलैंड से? मुझे नहीं लगता फिनलैंड जितना काम कर रहा है वो करता है। और जब वो आपका टाइम एंड हो रहा है, जैसे कुछ बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस इंडिया में आते हैं, इंडिया में एक बहुत अच्छा सिस्टम था पहले कि हम अपने जो वृद्ध, अपने माँ बाप थे, उनको बहुत केयर और प्यार से एंड तक ले जाते थे उनकी जिंदगी के। अब वो चरमरा गया है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जब वो इंडिपेंडेंटली अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, जैसे मेरी नेबर हैं, वो इस समय 85 की हैं, तो हो सकता है 2-3 साल में उनको लगे कि अब मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, देन शी विल गो टू ओल्ड एज होम। तो ये ओल्ड एज होम में ये सोचना कि अरे उनके बच्चों ने छोड़ दिया, त्याग दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा है कि अब उनकी दवाई या उनका कुछ भी जो भी है, वो एक प्रोफेशनल नर्स करेगी। नर्स इन अ सेंस, वो एक पूरा सिस्टम होता है, घर होते हैं वो, और उसमें वो अपने मर्जी से, अपनी रिस्पेक्ट से एंड तक रहते हैं। मतलब एक जो एक रिस्पेक्ट चीज है ना, कि आप अपने वृद्धों के लिए, जिन्होंने अपने 40 साल शायद आपको जिंदगी के दिए होंगे यहाँ पर देश में, वो आप रिटर्न कर रहे हैं उनको। उनको भी पे करना पड़ता है, लेकिन वो भी है जितना मनी आपके जेब में है। अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट आपको ये केयर देगी, और अगर आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत पे करेंगे। अब ये पेमेंट भी एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से आता है, ये पेमेंट जो केला हम लोग बोलते हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपको मनी मिल रही है, राइट? अगर आप अभी जॉब सीकर हैं, आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, देन यू विल गेट मनी। आपको पढ़ाई करनी है बीच में तो मनी मिलेगी। जैसे यहाँ के लोग की पढ़ाई कभी बंद नहीं होती, वो शुरू करते हैं 7 साल तक तो वो एंड तक पढ़ते रहते हैं, 90 तक। कैसे पढ़ते हैं? वो बीच में शॉर्ट शॉर्ट लेते हैं कि हाँ उन्होंने थोड़ा जॉब किया, पैसे वो किए, उनको लगता है उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, देन दे विल गो फॉर 2 years टू स्टडी। तब गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी पर मंथ पैसे देके। फिर वो वापस आएंगे, काम करेंगे। आप ये कभी भी स्विच इन एंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, और उस समय गवर्नमेंट आपकी हेल्प भी करेगी। और जो सबसे बड़ी चीज है, कोई जजमेंटल नहीं होगा आपके लिए। आप पढ़ने जा रहे हो, आपकी एज 40+ है, तो कोई आपको यूं नहीं देखेगा, अरे आप अभी पढ़ रहे हो, अब तो आपकी एज ही होनी चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक जजमेंट। मेरी खुद की फ्रेंड है, शी इज राइट नाउ 65 या 66 होगा उनका अभी बर्थडे। वो उन्होंने इंग्लिश का कोर्स किया है, अब वो स्पेनिश पढ़ना चाहती हैं। अब यही चीज सोचिए आप इंडिया में, अगर कोई 66-70 का पढ़ेगा, कहेंगे अब क्या पढ़ने जा रहे हो, अब तो जिंदगी का अंत हो गया, ये वो, लाइक दैट। बट यहाँ पर नहीं है वो, और उसके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही होती है उनकी कहीं ना कहीं से, कि मतलब उनको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक दैट। वो एक सिस्टम है यहाँ पर, जो एक बहुत ही सिस्टमैटिक चीजें चलती हैं, मतलब उसमें कोई फ्लॉज नहीं दिखेंगे आपको। जैसे मैं इस देश में एंटर हुई तो मेरे लिए वो खड़े थे कि ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, ये आपको गाइड करेगा, तो दे वर गाइडिंग मी थ्रू चैनल्स। मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, बट उन्होंने कहा कि ये आपकी डिग्रियां हैं, लेकिन आपको लेबर मार्केट में ये आपकी ग्रेडिंग है, तो आपको लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए, एंड दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। लाइक यहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है हर चीज, कि जो आप सोचते आए ना कि काश ऐसा सिस्टम होता कि जब महिलाएं, बच्चे जिनके हैं वो बाहर काम कर पाए, तो वो सिस्टम यहाँ गवर्नमेंट ने डेवलप कर लिया है, तभी यहाँ पर अधिकतर सारी ही महिलाएं काम कर रही होती हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट बिकॉज ऑफ कोविड अभी लो हुआ है, नहीं तो 75% था यहाँ पे। 75% बहुत ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा होता है। ऐसा एम्प्लॉयमेंट रेट है। कुछ ना कुछ कोई सब कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पीछे बोल रही है कि हाँ ये आपके जरूरी साल हैं, या आपको काम करना है, तो वो कर रहे हैं। ये है। गुड। जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग बड़ा जिसको कहते हैं बहुत गर्व करते हैं हमारे फैमिली सिस्टम पर, है ना? हम्म। एक एक एक्सटेंड तक वो ठीक है कि मतलब जो पुराना था अब तो खैर खत्म हो गया वो।
जो पुराना हम्म था उसमें हम बड़ा गर्व करते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ चीजें मिल जाती है। मतलब यदि कोई अनएम्प्लॉयड है या किसी को कोई साइकोलॉजिकल या हेल्थ की प्रॉब्लम है या कोई एज्ड है या कोई बच्चा है, उस सब के लिए फैमिली जो है हमारे यहाँ पर एक शेल्टर है। मतलब वो सब चीजें हम्म उनको प्रोवाइड करती है। सपोज मेरा हम्म जॉब नहीं है, तो मुझे हम्म लगता है कि नहीं, मैं घर बैठकर खा सकती हूँ, इतना घर के लोग अर्न कर रहे हैं ना। तो राइट। ये एक सिस्टम वहां था, लेकिन एक जो खराब बात थी हमारे यहाँ फैमिली में, अभी भी है वो, कि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम में हिरार्की है। मतलब जो हम्म मुखिया है वो सारी चीजों को डिक्टेट करता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हमारे यहाँ, हमारी फैमिली हम्म वैल्यूज नहीं है। वहां हम्म का फैमिली सिस्टम क्या है? यहाँ पे जैसे आपने बोला डेमोक्रेसी या हायरार्की, यहाँ पर क्योंकि इतने सालों का इतिहास हो गया है इस चीज से कि महिलाओं को यहाँ पर, ये सबसे पहली कंट्री है जिसने राइट टू वोट दिया था, तो महिलाओं की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। एट टाइम्स मुझे लगता है दे आर स्ट्रांगर देन मेन इन मेनी टाइम्स। लाइक जैसे उस दिन हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, भले ही आप उसको पैसे से माने या एक वो साइकोलॉजिकल भी होता है। तो उसी से महिलाएं बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। जैसे और वही चीज जैसे इंडिया में है, इंडिया में एक बहुत अमीर परिवार होगा तो मेनली हो सकता है कि उसकी महिला काम करती होगी और हो सकता है नहीं भी करती हो। नहीं जैसे दिक्कत। आपने हायरार्की बोली तो मुझे किसी फैमिली में ये चीज नहीं दिखी अभी तक कि वो एक महिला है तो वो पुरुषों का जो भी पुरुष ने एक डिसीजन लिया है वो उसके खिलाफ बोल नहीं सकती या अपनी बात नहीं कह सकती, वो डिसीजन हमेशा कलेक्टिव ही लिए जाते हैं। लेकिन ये चीज सिस्टम ये डेवलपमेंट करके लाए हैं, ये अभी नहीं हुआ है कि जस्ट अभी हो गया है। या हमें जो मुझे अभी महसूस हो रहा है वो फिनलैंड इतने सालों से बना है। यहाँ पे जो लोग मेरे फ्रेंड्स बने, जैसे मैंने एक वो आंटी बताई जो 65 to 70 ईयर्स की हैं, वो यही बोलती हैं कि जैसे इंडिया के वो बहुत प्रोग्राम देखने लगी बिकॉज ऑफ मी। तो वो ये बोल रही हम्म, थी कि जो सोशल फैब्रिक इंडिया का इस समय है वैसा यहाँ हुआ करता था जब एग्रेरियन हम्म, सोसाइटी थी यहाँ पे, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट करके यहाँ तक लाए हैं। अब वो इनकलकेट बचपन से होता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताती हूँ कि कल मेरे जॉब में क्या हुआ कि एक बच्ची ने, बहुत छोटी थी, 1 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस थी, तो वो खा रही थी तो बच्चे गिराते हैं, तो यहाँ पे तो खुद ही खाना है उनको, 1 ईयर प्लस भी खुद बच्चे खा रहे थे, तो उसने गिराया, सॉस था वो, यहाँ लग गया। तो हम लोग को, हमने बात की, हमने कहा कोई बात नहीं वो धुल जाएगा। तो जो गर्ल थी देन शी सेड कि आई थी मतलब मम्मा धो देंगी। देन हमारी जो साथ की इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर है मेन, उन्होंने बोला नहीं मम्मा या पापा कोई भी धो देगा। उन्होंने उस चीज को हम्म, करेक्ट किया। अब वो हो सकता है उन्होंने ऐसे ही बोला हो, बट मेरे लिए ये कान खड़ी करने की चीज थी क्योंकि हम हम्म, ऐसा नहीं यूज करते हैं इंडिया में। हम क्या बोलते हैं, जस्ट सर्फ का आप एक एडवर्टीजमेंट याद करिए जिसमें था ना कि धब्बे कौन धोता था, धब्बे वो एक महिला धोती थी धब्बे, मैं तो देती थी। हमने ये माना ही नहीं कि पुरुष भी धो सकते हैं। हमने वो चीज पहले बचपन से इनकलकेट की है। ये बचपन से उसकी सोच करेक्ट करते आ रहे हैं कि महिला हो चाहे पुरुष हो वो दोनों एक ही काम करेंगे। जैसे वो लोग जब घर में काम करते हैं, जैसे घर में खाना बनाते हैं, तो ये लोग चूंकि जॉब कर रहे हैं तो बहुत चीजें फ्रीज भी करते हैं, तो सैटरडे संडे में से एक दिन इनका बहुत बिजी जाता है, खाना बना रहे होते हैं। बट वो खाना महिला नहीं बना रही होती सिर्फ, वो पूरी फैमिली बना रही होती है। एंड वो जो फादर होता है वो एक्चुअली वो दिखा रहा होता है अपने बेटे को कि हम भी कर रहे हैं, तुम्हें भी ये करना है। किसी ने लिख के नहीं दिया स्टैम्प पेपर पे कि तुम्हारी मदर ही करेंगी तुम्हारी वो एक करेगी। बहुत बेसिक चीज है, छोटी सी चीज है, इन्होंने चूंकि उसको अपनी आदतों में ये ले आए हैं। तो ये मुझे उस टीचर ने समझाया नहीं, लेकिन मैं जिस देश से आई हूँ ना वो मुझे पता है कि मैंने ऐसे ही सोचा था कि हाँ दाग धब्बे तो मम्मी ही धोती हैं। तो वो मुझे किसी ने करेक्ट नहीं किया कि दाग धब्बे पिता भी धो सकता है। तो ये एक हम्म, डिफरेंस है। और ये ऐसा अभी नहीं है, जैसे आज का दिन है जो इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है यहाँ के लिए। मीना कांत एक बहुत बड़ी यहाँ राइटर जर्नलिस्ट हुई हैं, उन्हीं को हो गए होंगे बहुत साल। 1884 में शायद उनका जन्म हुआ था इसी जगह तामपरे में। तो वो, उन्होंने लड़ाई की है इस चीज के लिए। वो थी पहली जो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान मिलना चाहिए। वो वो है उसकी क्रेडल, जो बोलते हैं ना कि वो एक मशाल लेके चल रही थी। हम्म, लेकिन वो इतने हम्म, सालों में आया है फिनलैंड में। फिनलैंड की स्थिति भी पहले वही थी जो अभी इंडिया की है।
स्थिति चेंज हम्म। इंडिया की भी हो सकती है, सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि महिलाएं भी काम करें तो फिर उतना ही आपको प्रेजेंट घर पे रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब भी सब चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है? क्योंकि हमने इक्वली डिवाइड किया कि भाई हम्म। महिलाएं कर रही हैं तो पुरुष भी कर रहे हैं। ये शायद हिंदुस्तान में भी आ रहा है धीरे धीरे, बट फिर भी आ रहा वो है। मदर के थ्रू, जो जो सास के थ्रू या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके थ्रू नहीं आ रहा है। वो बच्चे आप बदल रहे हैं दूसरे को देख के, बट हाँ हो सकता है वो एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। तो धीरे धीरे वो भी कहेंगे कि दाग सिर्फ माँ नहीं, पिता भी धो सकता है। पिता को हो मशीन ही सकता तो है। लगानी है ना, डिफिकल्ट नहीं है, बट वो बोलना भी जरूरी है आपको। अ, एक जो हमारे यहाँ पर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें एक चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन, और फिर एक जो हम्म। लीड, जो सबसे ज्यादा सीट लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, उसका जो हेड है वो उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये है कि वो जो उसके जो मतलब एमपी हैं वो सारे मिलकर और किसी नेता का चुनाव करते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। हम्म। वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है? हाँ, वो सिमिलर है जैसा इंडिया का है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन अभी यहाँ पर वो समय चल रहा है जैसे हमारे यहाँ का भी था, हंग पार्लियामेंट्स आ रही हैं। तो हम्म। जो लाइक माइंडेड पार्टीज होती हैं वो एक वही एजेंडा में जो उनका खुद का होता है उसमें वो सम्मिलित हो जाती हैं। लेकिन जो बहुत राइटिस्ट पार्टी हैं उनके साथ हाथ मिलाने में अभी भी प्रॉब्लम है लोगों को। हमारे यहाँ भी है राइटिस्ट पार्टी, यहाँ पे लेफ्टिस्ट भी हैं, ग्रीन पार्टी भी है, लाइक इंडिया जैसी ही है। और वो मिली जुली सरकार ही है अभी। और मिली जुली सरकार की वजह से एक डंडा भी रहता है, आई थिंक, कि जरा सी बात में वो जो इस्तीफा देने वाली बात है वो तो अपने इंडिया में हम्म। आप दिखती नहीं। कभी वो समय हम्म। था कि एक एक रेलवे का एक्सीडेंट होता था तो प्रधानमंत्री दिया हम्म। करते थे। अभी तो मतलब मैं देख देख के भी हैरान रह जाती हूँ कि इंडिया में इस समय क्या हो रहा है, कि अगर आपके पास कंप्लीट मेजोरिटी आती है तो किस तरह से दिमाग घूमता है सरकार का, वही है। और थैंक गॉड वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस हम्म। दिन से राइटिस्ट पार्टी आ गई, यहाँ भी है कंप्लीटली राइटिस्ट पार्टी है, वो तो बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं वो लोग। जिस दिन से वो आ गए सत्ता में तो पता नहीं फिनलैंड किस साइड जाएगा। जैसे आपने यूएस में देखा, ट्रम्प ने किधर तो भी ले गए गियर लगा के, यहाँ भी वैसी एक पार्टी है ट्रम्प जैसी बिल्कुल, तो वो किधर गियर लगा के ले जाएगी। तो वो इंडिया जैसा यहाँ भी हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ऐसा है कि लोगों को कितना आप उनका माइंड जो है वो साफ कर सकते हो। क्योंकि देखे तो हिस्ट्री अगर देखते हो आप, तो फिनलैंड हमेशा से अपनी एक अलग ही, जैसे मैंने बोला कि अपनी ग्रिड लेके चल रहा है, बट इन अ वे वो कभी रशिया से भी डरा है, क्योंकि रशिया का एक अजब ही स्वभाव है जो इस मतलब मैं इंडिया में थी तो रशिया को अलग समझती थी, लेकिन यहाँ आई तो हम्म। रियल खुला कि एक रशिया है क्या। तो उससे बचने के लिए यही वो कंट्री है जिस जो कि फ्रेंड बनी थी नाजी पार्टी से। तो नाजी के जो बीज हैं वो यहाँ पर अभी भी हैं, यहाँ लोगों में भी दिखते हैं, कुछ एक अलग ही होते हैं। हालांकि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी उनको दबाती हैं, बैंड हैं वो ग्रुप्स, बट वो कहीं भी दिख जाते हैं अभी भी। तो उस नाजी का थोड़ा सा छना हुआ रूप हमें एक पार्टी में, फिनिश पार्टी में यहाँ भी दिखता है, जो कि ये मानते हैं कि दूसरी जगह से जो लोग आए उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, या जैसा हमारे यहाँ की बीजेपी या आरएसएस मानती आई है, सेम वो थिंकिंग यहाँ है। तो वो हर एक कंट्री में है, लेकिन वो कितनी बलवती होती है और अगर एक बार आ जाती है तो वो देश का कैसा नुकसान करती है, वो हमने ट्रम्प के समय भी देखा है। वो यहाँ भी कभी भी हो सकता है। बट एट द मोमेंट अभी जो पार्टी है वो वैसी नहीं है, वो एक हंग पार्लियामेंट है और बहुत सारी मिली जुली सरकार। लेकिन जल्दी ही जब आएगा चुनाव तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अभी जनरल इलेक्शन तो नहीं आ रहे, म्युनिसिपल इलेक्शंस आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम्म। हम्म। और फिर यहाँ का जो मीडिया है वो कराता रहता है, जैसे हर एक महीने में एक होता है एग्जिट पोल यहाँ पर, हर मंथ में। फिर देखा जाता है कौन सी पार्टी ऊपर नीचे है। तो वो मैं एज अ जर्नलिस्ट देखती रहती हूँ, तो अभी वो जो राइटिस्ट पार्टी है वो नंबर वन चल रही है। तो यू नेवर नो कि हर एक कंट्री में कब क्या हो जाए। तो जस्ट पे कि भाई यहाँ पर वो नहीं हो जैसा ट्रम्प ने कर दिया था, क्योंकि एक सरकार जब आती है टोटल मेजोरिटी वाली तो वो कितना ज्यादा आपकी जड़ें नुकसान कर हिला देती है। सकती है। वो दो कंट्री, एक इंडिया भी इस समय है और वो भी है कि कितना हिला सकती है। तो वो यहाँ भी हो सकता है, बट अभी अभी तो चल रही है, सरकार ही चलेगी अभी।
देखते हैं? एक चीज है, इसी से रिलेटेड एक चीज है कि मतलब हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हम डेमोक्रेसी उस तरह से कभी रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी पे बहुत सारी चीजें जो है वो असर करती है। मतलब पैसा असर करता है, एक वक्त में जो पावर जो था, मतलब ताकत जो थी, गुंडागर्दी जो थी, अपराध था, वो सब असर करता था। अभी पैसा असर कर रहा है, अभी विचारधारा असर कर रही है। तो जो डेमोक्रेसी जैसी चीज है, हमने उसको उस तरह से एंजॉय नहीं किया। मतलब ठीक है, बहुत सारे देशों से भी, मैं पाकिस्तान का एक वीडियो देख रही थी, तो उनकी तुलना में हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन हमारे और बेहतर होने की गुंजाइश अभी भी बची हुई है। वहां डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है? एक दूसरा, इसी से रिलेटेड एक चीज है, लिबर्टी का कंसेप्ट वहां कैसे काम करता है। और खैर इक्वलिटी पे तो आप बात कर ही चुकी हैं, लेकिन अदरवाइज वहां पर जैसे कोई और रेसेस हैं, जैसे बाहर से गए हुए लोग हैं, उनके साथ उनके जो सिविल राइट्स है, उनको लेकर वहां के लोगों का क्या अप्रोच है? जैसे मैंने अभी 1 साल पहले पढ़ा था कि यहाँ पर एक जैसे सर्वे हुआ करते हैं, जैसे उसमें पाया गया कि फिनलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री, उसी सर्वे में आया था कि वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट कंट्री है। बट मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता सकती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने आई थिंक रेसिज्म का इंडिया में ज्यादा अनुभव किया है, क्योंकि इंडिया में रीजनल रेसिज्म इतनी जबरदस्त है, जिसका हर एक जो लोग बाहर जाके एक्चुअली घर से काम करते हैं वो लोग अनुभव करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में गए या मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में चले गए तो आपकी क्या हालत करते हैं। तो आप उतना ही समझ लीजिए। यहाँ पे मुझे व्यक्तिगत लेवल पे आज तक एक बार भी ये फील नहीं हुआ काम करते समय या किसी भी तरह की मैंने कि मुझ पे कुछ किसी ने कमेंट किया हो, या मेरी काम करने के तरीके पे किया हो, या मेरी बैक पे कोई काम बात कर रहा हो, मैंने कभी नहीं महसूस किया। मैंने सच में इंडिया में ये रेसिज्म खुद से महसूस की है। रीजनल रेसिज्म जो अपने यहाँ होती है बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे वो महसूस नहीं की। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोग लेकिन फिर मैंने ये चीज देखा कि लोग किस तरह से कमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अफ्रीकन लोगों को वर्ल्ड भर में जो देखना पड़ता है, इंडिया में भी देखना पड़ता है, वैसे ही मेरी कुछ दोस्तें हैं बहुत करीबी और बहुत स्ट्रांग, जो महिलाएं बोलते हैं वो हैं, वो उनके बच्चों को और उन्होंने भी जो महसूस किया है वो स्टोरी जरूर सुनाते हैं। बट वो लोग एक्चुअली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो ऐसे ब्रश आउट करते हैं बस कि वो ये बोलते हैं हम नाइजीरिया से अगर नाइजर जा रहे होते ना तो भी हमें सुनना पड़ता है, या हम ओहो। इजिप्ट जा रहे होते ना तब भी हमें सुनना पड़ता है। तो हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, हमें आंसर देना आता है, हम कैसे काम से आंसर देते हैं। बट हाँ, कलर को लेकर के मैंने देखा, बट मुझे मुझे कभी किसी ने नहीं बोला, बच्चों को नहीं मेरे बोला, मैं काम पे भी गई कभी भी नहीं ये फील हुआ है मुझे। मुझे एक्चुअली बेटर फील हुआ एज कम्पेयर टू यूके। इवन यूके में कई बार आपको मतलब मैंने बहुत बार महसूस किया कि लोग आपको रिलेट करते हैं विद पाकिस्तान और वो कुछ गलत कमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने वो महसूस नहीं किया है फिनलैंड में। इनफैक्ट जब आप उनकी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हो तो वो इतना ज्यादा इनकरेज करते हैं आपको कि आपको पता है आप बहुत बेकार बोल रहे हो, आपको पता है कि आप बहुत गलत बोल रहे हो, बट वो एनकरेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि आप दूसरे देश से आकर के भी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश कर रहे हो हमारे साथ। बट कुछ कंट्रीज जो कि इतना मीडिया में जो दिखाया जाता है वो जैसे हमारे क्लास में एक लड़की थी, वो इराक की थी, राइट। तो इराक के बारे में जो दूसरी कंट्रीज देख रही हैं, वो देखिए वही देख रहे हैं जो जर्नलिस्ट, वेस्टर्न जर्नलिस्ट वहां जाके लिख रहे हैं। उनमें से बहुत कम लोग सही लिख पाते हैं, रियल स्टोरीज लिख पाते हैं कि एक्चुअली वहां क्या होता है, राइट। तो वो जो दिखा रहे होते हैं ना, लोग वही सोच लेते हैं। सेम इज विद सीरिया। सीरिया की मेरी फ्रेंड है, वो सीरिया के बारे में जो बताती है और जो हम देख रहे हैं ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, हर चीज। और कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने सीरिया को ऐसा किया। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो यही कर रही हूँ कि मीडिया का असर बहुत पड़ता है कि लोग क्या क्या आप दिखा, प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो, है ना। तो जब वहां के लोग यहाँ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इराक का आए और सीरिया के आए, और उन्होंने यहाँ पे पहन रखा है एक दुपट्टा, वो लोग जो बांधते हैं, हुई भी बोलते हैं हम लोग यहाँ, वो उन्होंने बांध रखा है। तो उनके लिए एक हिच सी फीलिंग 100% होती है यहाँ के, क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं भाई इसकी ये वो वाली थिंकिंग तो नहीं ला रहा है यहाँ,
है ना, टेररिज्म की थिंकिंग तो नहीं ला रहा है। वो हो सकता है सामने नहीं बोले, जैसे यूएस में लोग मुंह फट होते हैं, मुंह पे बोलते हैं, यहाँ मुंह पे नहीं बोलेंगे, बट एक थोड़ा सा फीलिंग उनको आ जाती है, या फिर उनका चूंकि कल्चर थोड़ा अलग है, उनके बच्चे अलग तरीके से पाले जाते हैं, तो जब वो हमारे डे केयर में आते हैं एंड हाउ दे बिहेव, तो फिर कुछ एक लोग हो सकता है उनमें से जो बहुत ओल्ड ओल्ड स्कूल थॉट के हों, वो ये बोलें कि अभी इनको बहुत साल लगेंगे, वो मतलब कल्चर सीखने में, ऐसा हम्म। स्लाइट सा कमेंट लोग जरूर करते हैं। बट एक्सट्रीम रेसिज्म की जो हम लोग खबरें पढ़ते हैं यूएस में, वो यहाँ पर कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होती, एक्सट्रीमली बैड बहुत कम होती। होते हैं कुछ लोग, जैसे हेलसिंकी में अभी हुआ था, एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया था एक एक अफ्रीकन को, कुछ एक लोगों के इंसिडेंट्स हुए हैं, बट उसकी भरमार नहीं है। इसलिए जैसे हम लोग उस पे जाएं, स्टडी पे जाएं, तो इंडिया भी वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट कंट्रीज में ही आता है, क्योंकि हम करते हम्म। हैं वो चीज, है ना, तो हमने उसको हम्म। अलग तरीके से लिया है। बट हम कर रहे होते हैं कि एक, हाँ वो महाराष्ट्रियन है तो वो ऐसा करेगा, वो बंगाली है उसको ऐसे करना है, वो यूपी वाला भैया है उसको ऐसा करना है, दिस इज ऑल्सो रेसिज्म। तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल या वेस्टर्न चीजों में रेसिज्म बड़ी चीजें डिस्कस करने लग जाते हैं, बट हम अपने ड्राइंग रूम में वही कर रहे होते हैं। सो इट इज द सेम। यहाँ पे कम है, यहाँ मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम इंडियन हो तो तुमको ये नहीं आता होगा, तुम इंडियन हो तो वो, ऐसा कभी भी मुझे फील नहीं हुआ, मुझे बोला भी नहीं है। इनफैक्ट वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी मुझे लगे, कि वो वर्क एनवायरनमेंट इतना जबरदस्त होता है कि मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं दूसरी कंट्री की हूँ, कोई मुझे जज करेगा कि दैट इज हाउ यू वर्क। बट इनफैक्ट उल्टा हुआ कि जब मैंने जॉब किया एक ओल्ड एज होम में, देन दे वर, इट वाज लाइक वर्क प्रैक्टिस, दैट वाज नॉट अ जॉब, वर्क प्रैक्टिस। बट वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि तुम एक इतने कल्चर्ड कंट्री से आई हो और तुमने वो इनपुट दिया है जो किसी ने आज तक नहीं दिया था, ऐसा कमेंट पॉजिटिव सुना है, और पॉजिटिव फीडबैक उन्होंने लिखा मेरे उसमें पूरा वो डिटेल। तो आई डोंट थिंक ये रेसिज्म है, ये एक पॉजिटिव चीज है जो दूसरे रेस से इन्होंने सीखने की कोशिश की, जबकि उन्होंने बोला था कि हमें ये चीज सीखनी चाहिए तुमसे, दिस वॉज देयर कमेंट। तो मुझे ये फील नहीं हुई है। बट हाँ, हो सकता है कई अफ्रीकन लोगों को जरूर ये फील करना पड़ता है बिकॉज ऑफ स्किन कलर, और ये है यहाँ थोड़ा बहुत। बट वो फिर इंडिया में भी है, इंडिया में हम गोरे काले का तो वहीं उसी कंट्री में भाई बहनों के बीच ही कर रहे होते हैं ना, वही। इंडिया में तो खैर बहुत तरह तरह का रेसिज्म है, सिर्फ कलर नहीं है, कास्ट भी है, उसके बाद लैंग्वेज है, रिलीजन भी है, लैंग्वेज है, रीजन्स लैंग्वेज हैं। मतलब बहुत अलग अलग तरह के, जितने सेक्टर्स हैं, जितने ब्रैकेट्स हैं, उतने ही उतना उस ही है, किस्म का क्लास जो बहुत ज्यादा, रेसिज्म क्लास है पे वो है। है यहाँ, क्लास सिस्टम पे क्लास, इतना कास्ट कुछ है, भी नहीं है। कास्ट है कास्ट यहाँ, भी है, कास्ट का तो कुछ है ही नहीं। कास्ट भी है। राइट। हाँ, तो इंडिया में तो बहुत तरह का है। एक मतलब बहुत साल हुए तुमको यहाँ से गए हुए, मतलब तुम यूके में भी रही और फिर फिनलैंड में भी रही। इन कुछ सालों में इंडिया, मुझे लगता है यहाँ रहते हुए कि बहुत सारी चीजें बदली। मतलब मुझे हम्म। इस चीज की तकलीफ है कि हमारा जो सोशल कल्चर है, सोशल फैब्रिक है हमारा, वो लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हम्म। मतलब जो लेफ्ट राइटिस्ट विंग है, वो हमारा सोशल फैब्रिक जो है लगातार खराब कर रही है। तुम राइट। इतने सालों से वहां वहां रह रही हो, वहां से तुम इंडिया को कैसे देखती हो? मैंने एक्चुअली इंडिया को जो बोलना चाहिए कि समझा है, वो बाहर से ही समझा है ज्यादा। और वो मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था जाकिर हुसैन का, तो उन्होंने यही बोला था, वो खुद यूएस में सेटल्ड हैं। तो उनसे बोला गया था कि आप सब प्रोग्राम करने यहाँ आते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन आप रहते वहां क्यों हैं? तो उन्होंने कहा था हम्म। कि मैं जब वहां से था ना, तब मैंने इंडिया को समझा, एंड इट इज द फैक्ट। इंडिया की हम्म। जो रियल, एक बोलते हैं ना सत होता है, वो तभी समझ में आता है जब आप उससे दूर होते हो। और जो ये अभी चल रहा है, जैसे आपने बोला सोशल फैब्रिक को खराब करा जा रहा है, वो देखिए वो इतना स्ट्रांग है ना इंडिया, कि ये जो थोड़े बहुत थपेड़े हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे करोड़, ये हजारों साल से ऐसे लोग आ रहे हैं, आते हैं ना, लेकिन इंडिया हम्म। फिर वैसे ही हो जाता है। तो एक जो बेसिक किसी की सोच है, हमारे जैसे ऐसे बहुत लाखों लोग वहां भरे हुए हैं इंडिया में। ये जो अभी थोड़े से उत्पाती लोग हैं ना, अभी जैसे ये सरकार जाएगी, देखिएगा कैसे उसमें चेंज आता है। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन नो डाउट हर एक पार्टी करके जाती है, इन्होंने तो बहुत ज्यादा किया है, बट आई स्टिल फील कि जो इंडियननेस है ना,
वो वहीं रहेगी। आप कितने सालों में हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े लोग आता ही आए हैं, लेकिन इंडियननेस वही है। तो जो मैंने महसूस किया बाहर जाके, वो मैंने महसूस किया कि एक इंडिया कई चीजों में जबरदस्त स्ट्रांग है कल्चरली, और वो चीजें हमें एक्चुअली थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए कि हम किस चीज में बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि स्पिरिचुअलिज्म है, उसको कोई बात नहीं करता, वो ऐसे हाशिए पे पड़ा हुआ है। जो चीज हमारी मेन स्ट्रेंथ है, जिसके लिए लोग एक्चुअली हमें जानते हैं, हम किस पे, हम रिलीजन पे ही मरे जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, और कुछ समय बाद ही जब पार्टी चली जाएगी दूसरी आएगी, तो आप देखिएगा आपको वही इंडिया फिर से मिलेगा। क्योंकि ये क्या होता है कि जब ये जो सोच रखने वाले राइटिस्ट हर एक कंट्री में होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी कंट्री, ऐसी सरकार पावर में होती है जो उनको सपोर्ट करने वाली है, तो ये लोग बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। फिर हमें लगता है सिर्फ ऐसे ही लोग हैं आसपास, नहीं है ऐसे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिससे दुनिया चल रही है। फिर जब वो पार्टी चली जाएगी ना, तब ऐसे लोगों को पर्दे के पीछे जाना पड़ेगा। फिर वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं सामने आपके, वो तब ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हो। क्योंकि जब पहले की सरकारें थी ना, तब भी ऐसे लोग बातें कर रहे थे। हम लोग के समय भी, जब मैं जर्नलिस्ट थी, हम लोग बहुत चीजें लिख नहीं पाते ना। हम सुनते हैं, हम बातों में बहुत चीजें सुनते हैं, लेकिन हम वो लिख नहीं सकते हैं। बट हमें पता था कि ऐसे लोग हमेशा से थे इंडिया में, हमेशा से थे ना, आज के नहीं है ये। हम्म। इनकी रूट बहुत पुरानी है। तो ये आएंगे जाएंगे सर, और थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, लेकिन हमारा समाज फिर वैसे ही हो जाएगा। हमें बस जो जरूरत है अभी, कि जैसे मैं इतने सालों बाद मैंने ऊपर से एक इंडिया को एक ओवरव्यू दिया है। जैसे आप चांद से देखेंगे तो बहुत सुंदर पृथ्वी लगेगी, ऐसे देखेंगे तो आसपास गंदगी पड़ी है, ये पड़ा है, वो ऐसे बोलेंगे ना। तो हमें वो एक ओवरव्यू चाहिए, जो मुझे इंडिया में लगता है, इंडिया से जो सबसे ज्यादा प्रेम है, भले ही मैं आज यहाँ रह रही हूँ, लेकिन वो मैं जो इंडिया की बेस्ट चीजें वो आज भी सुन रही होती हूँ, और वो उसी चीज को मैं प्रोजेक्ट करके चलती हूँ। वही मेरा कल्चर है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ भी काम पे जाती हूँ, आई नेवर ट्राई टू बिकम फिनिश, नेवर ट्राई टू बिकम लाइक मैं इंग्लैंड से आई हूँ और मैं एक फिनिश हूँ, मैं कभी ट्राई नहीं करती। मैं इंडियन हूँ और वो रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे। तो एक जो इंडियन होता है, और वो मैं आपको बोलूं कि जो इंडिया में मुझे पिक्चर्स दिखती हैं लोगों की, महिलाओं की, और एक बार मैं यहाँ की महिलाओं की जो लोग करते हैं उनकी पिक्चर भेजूंगी, तो आपको लगेगा यहाँ ज्यादा इंडिया बस रहा है एज कम्पेयर टू हम्म। इंडिया। क्योंकि इंडिया में हम वेस्ट को देख रहे होते हैं, हम एक्चुअली कॉपी कर रहे होते हैं यूएस में जो चल रहा है, हमने वो पहनना है, ये करना है, वैसा बोलना है ना, वैसा ही सब काम करना है। हम कुछ भी आंख बंद करके वो कर रहे होते हैं जो वो कर रहे होते हैं वहां पे। जैसे कोई चैलेंज आ रहा होता है, मैं मुझे समझ में नहीं आता ये क्या बेवकूफी चल रही है। ये आइस चैलेंज है, क्यों? क्योंकि वो यूएस में स्टार्ट हुआ था। बट यार आप इंडिया में रह के आंख बंद करके वो सब चीजें कर रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो कि क्या कर रहे हो। लेकिन वो इन अ वे आता जाता रहेगा। मतलब मुझे नहीं लगता वो स्थायी है कि अभी ये पार्टी ऐसी है तो ऐसी है, नेक्स्ट बहुत अच्छे लोग भी आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत हम्म। अच्छे लोग भी बहुत भरे हुए हैं। अभी वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी आवाज दबा दी जाती है ना। उनके साथ भी बहुत गलत चीजें की जा रही हैं। वो हर एक कंट्री में, जैसे यहाँ भी यही है, यहाँ पे जो राइटिस्ट पार्टी है वो जिस तरह की बातें करते हैं आप सुन लो, जिस तरह का लिखते हैं, कि मुझे बस ऐसा लगता है अभी जो उधर चल रहा है ना, इधर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। बट यहाँ पर अभी सोसाइटी बहुत अच्छी है ना, डिपेंड्स ऑन कि कौन सी पॉलिटिकल सोसाइटी है। बाकी सर आपकी जो सोशल लाइफ है वो ऊपर नीचे चलती रहेगी। काफी पॉजिटिव नोट है शालिनी, क्योंकि हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। जो जिस जिस किस्म से हमारा सोशल कल्चर जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कर दिया गया है, उसमें हमारे जैसे लोगों की आवाज पहुंच नहीं रही है लोगों तक। हाँ एक बिल्कुल आखिरी सही है। सवाल एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोगों से तुम मिलती हो, बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग से तुम संपर्क में रहती हो। भारत के बारे में क्या नजरिया है? मतलब जैसे यूएस में तो ये कहा जाता है कि वो तो अपने अलावा दुनिया में किसी को जानते ही नहीं है। मतलब उनको लगता है कि बस जो है वो यूएस है, पूरी दुनिया, पूरी धरती, पूरा अंतरिक्ष जो है, वो पूरा हम्म। ब्रह्मांड कह लीजिए, वो सिर्फ यूएस है। उनकी समस्याएं हैं, उन पर ही अटैक होने वाले हैं, है ना, उनका ही इन्वायरमेंट गड़बड़ है, उन्हीं के यहाँ पर पानी की समस्या है, या जो भी समस्या है सब उन्हीं की है। लेकिन अदरवाइज जो दूसरे देश हैं,
वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जितना मैं यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किया है, एक एक्सट्रीम रिस्पेक्ट है इंडियन के लिए, क्योंकि कौन लोग एक्चुअली इंडिया से यहाँ आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो क्रीम क्लास होती है इंडिया की, मेनली जो लोग आए थे, पहली जो रो आई थी वो आई थी आईटी के लोग आए थे, वही सबसे ज्यादा सेटल्ड हैं यहाँ पे। दूसरी रो भी आई, लेकिन आईटी के वो लोग जो हाई टैक्स पेयर्स हैं, रिस्पेक्ट है उनकी, काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम एक्चुअली बहुत हंसने की बात है, हम इंडिया में रहते हैं तो हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, है ना, छोटे 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 रूल्स जो होते हैं, बट यहाँ पे हम ही होते हैं जो सबसे ज्यादा वो रूल्स टोटल फॉलो करते हैं, कि भाई कूड़ा कहाँ फेंकना है, कैसे कचरे को सेग्रीगेट करना। वी आर टू गुड, हाँ, क्योंकि हम जितने लोग आए, हम समझदार लोग आए, एक अलग ही क्लास के लोग आए जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो उन्होंने रिप्रेजेंट फिनलैंड को कैसे किया, कि ये लोग हैं जो बहुत हाई टैक्स पेयर्स हैं, बहुत हाई लेवल के टैक्स पेयर्स हैं, हम ऐसे नहीं है जो छोटा मोटा कमाते होंगे। तो एक रिस्पेक्ट हुई, देखिए इकोनॉमी से एक रिस्पेक्ट पहली होती है। दूसरा, दे आर नॉट अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, की मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं ले रहे, ये नहीं ले रहे, वो नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, ये चुपके। और जो भी है हाईली एजुकेटेड लोग आए। तो एजुकेशन का मुझे आज भी याद है, जब मैं अपनी लैंग्वेज क्लास में थी, और एक हमारी कैरियर काउंसलर होती हैं, एक टीचर, तो वो जब सबका बायोडाटा ले रही थी और लिख रही थी व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ पास्ट, लाइक इन योर ओन कंट्री, तो वो मेरा लिख के मुझे ऐसे देख रही थी कि मतलब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाना इट्स वेरी रेयर, क्योंकि लोग उतना वेट नहीं कर पाते हैं, राइट। और यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं, आपके हर लेवल पे एंट्री का बहुत टफ एक वो होता है, जिसमें आपको खरा उतरना है, देन यू एंटर, है ना, तब आप एंटर करते हो सिस्टम में। तो वो लोग लाइक इतने पढ़े लिखे, और मैं ही नहीं, दूसरी एक इंडियन लड़की थी, वो सिमिलर ग्राउंड पे। तो इंडियन ज्यादा से ज्यादा बहुत पढ़े लिखे आए, रूल्स फॉलो करते थे, टैक्स पे करते थे, और कहीं हल्ला नहीं मचाते, कुछ भी इनका जो सोशल एक लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और हाईली कल्चर्ड है। तो आप कौन से इंडियंस यहाँ आ रहे हैं, उससे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो उनके हिसाब से जब भी मैं जाऊंगी, तो हाँ, तो वो ये अंडरस्टूड है। उनके बाद मैंने एक कोर्स किया जिसमें आप ऑफिस में यहाँ कैसे काम करते हो। देन शी सेड, हाँ तुम तो वैसे ही वो होगी, तुम्हारा आईटी बहुत अच्छा होगा, तुम, अरे कोई जरूरी है, मतलब उनका सोचना है कि सारे इंडियंस आईटी में बहुत अच्छे होते हैं, सारे सारे मास्टर्स किए हुए हैं, सारे हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, मतलब ऐसा कि आप बिल्कुल दिमाग से बहुत ऊंचे हो, तो आपको वो रिस्पेक्ट मिली। तो वेन एवर यू से कि आप इंडिया को बिलोंग करते हो, ठप्पा लग गया, मतलब मैंने ये फील किया, आई ऑलवेज गॉट दैट पॉजिटिव, अच्छा इंडियंस मतलब फिर वो अलग ही है। ये रिस्पेक्ट मैंने यहाँ पर फील की। हाँ, यूएस में, यूके, क्योंकि दे नो अस बेटर, वो तो हमारी सब जड़ें भी जानते हैं, है ना, तो वो अलग अलग ही टेंजेंट में जाते हैं। बट फिनलैंड इज डिफरेंट, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में बिल्कुल अलग, उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। इवन इंडियन यहाँ पे, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा पीटने वाला है वहां पे इंडिया में, कि आप कहीं भी जाके परफॉर्म करते हो, क्यों इंडियंस इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं हर जाके, यहाँ पर आके अगर, जैसे मैं अपने आप को यहाँ की क्लास के लिए बोलती थी, अंधों में काना राजा, मतलब यहाँ पे सब कंफ्यूज है, उसमें आप बेस्ट हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पे इतना वेराइड पढ़ा था कि मुझे लगा ये कितना इजी है मेरे लिए, ये ऐसा हो जाता है। इसलिए इंडियंस बहुत रिस्पेक्टेड है, कि ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इजी हैं, या हर चीज को हल्का फुल्के में ले रहे हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनके बच्चे उद्दंड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको लगता है इंडियन मतलब बहुत अच्छे से कल्चर्ड लोग हैं, जिनका वेरिड कल्चर, कलरफुल कल्चर है, ऐसा सोचते हैं यहाँ के लोग। तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक है मुझे, मतलब ये कभी सुनना ही नहीं पड़ा कि तुम्हारा तो कल्चर ही ऐसा है इसलिए तुम ऐसे हो, ऐसा कुछ सुनना नहीं पड़ा। ये तो फिनलैंड की बात हुई। जैसे दूसरे एशियन कंट्रीज के लोग हैं या रशियंस हम्म। हैं, तो वो हम्म। इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, रशियंस जो हैं वो, अच्छा, वो भी बहुत गजब का कल्चर, हमारे साथ उनका फ्रेंडशिप है। रशियन मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी यहाँ पर, इनफैक्ट मेरी 8 फ्रेंड्स हो चुकी हैं रशियन। उनका ऐसा सोचना है कि इंडिया लाइक पार्टनर्स, फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है, जब वो बहुत छोटे थे तो इंडिया का रशिया से एक अलग ही रिलेशनशिप हुआ करता था ना, बिल्कुल अलग रिलेशनशिप, जिसमें जिसमें यूएस नहीं, यूएस मतलब एक दुश्मन टाइप है और हम दोनों दोस्त हैं, तो ऐसा कॉमरेड टाइप का फीलिंग। और हम
मुझे ऐसा लगा कि हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना इंडियन में, सेम रशियंस में है एज अ पर्सन। वो बस उनकी, हमसे वो हो सकता है गोरे हों और उनके ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, बाकी वो उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं एज अ पर्सन जैसे एक इंडियन होते हैं। सेम सेम कॉम्प्लेक्सिटीज। और बहुत ज्यादा वैसी चीजें, जैसे वो लोग हमेशा सोचते थे कि इंडियन है तो आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं। वो एक रशियंस का हो गया, काफी फ्रेंड्स थे मेरे रशियंस, लेकिन मुझे वो एज आई सेड कॉम्प्लिकेटेड लगे। और जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, वो हो सकता है कंट्री दूसरी हो लेकिन स्थिति वैसे ही, जैसे पाकिस्तान के हैं, बिल्कुल आप डिटो, कोई अंतर नहीं है हमारी सोशल सिस्टम और उनकी सोशल सिस्टम में, सोच में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे। फिर मेरी फ्रेंड है सीरियन, हमारा सोशल सिस्टम भी बिल्कुल एक जैसा है, महिलाएं नीचे पुरुष ऊपर। वो तो अरेबिक पुरुष हैं तो वो तो महान होते हैं ना हम्म सबसे ऊपर। हम्म तो हम्म उनकी और आपकी थिंकिंग बिल्कुल सिमिलर होगी, बिल्कुल सिमिलर, कोई चेंज नहीं है उनमें और हम में। तो कंप्लीटली एशिया। फिर थाईलैंड आया, मुझे लगा था थाईलैंड थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम थाईलैंड को दूसरी नजरों से इंडिया से देखते हैं। हम्म हम्म बट वहां भी सिमिलर है कि पुरुष घर में बैठे रहते थे और महिलाएं काम करेंगी। वहां तो बाहर भी काम करती हैं और घर पे भी करती हैं। वहां तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ से मेरी जितनी भी दोस्तें थी थाई, वो यहाँ से पैसा भेजती हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनके फादर काम नहीं कर रहे होते, भाई भी नहीं कर रहे होते। वहां तो अलग ही, वहां तो इंडिया से ज्यादा अजीब सी हालत है। तो एशिया का मोरोसो सिमिलर है फैब्रिक। इवन चाइना भी है ऐसा ही। चाइना की भी बहुत फ्रेंड्स यहाँ पर बनी थी, मेरी बहुत फ्रेंड्स थी चाइना की भी। तो चाइना का सोशल स्ट्रक्चर भी अलग है, और उनको तो ये भी लगता है कि जैसे वहां पे तो बोलने का भी अधिकार नहीं होता ना, तो हम्म उनको लगता हम्म है इंडिया बिल्कुल जन्नत है, कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो गवर्नमेंट को। वो ऐसा इंडिया के बारे में सोचते हैं कि लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं वहां के। और बट सबसे ज्यादा जो इम्प्रेसिव लोग मुझे लगे, मुझे अफ्रीकन्स बहुत इम्प्रेसिव है। अगर आप रेस की बात करें कि उनमें जो एक अलग ही वो जज्बा है जीने का और हर चीज एक्सेप्ट करने का और कैरी ऑन करने का। मतलब छोटी छोटी जो चीजें होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं इंडियंस, क्योंकि जैसे मैंने बोला मालवा में, और आपने भी बोला इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, है ना, एक आराम का एक हम्म थोड़ा सा हम्म है आराम। आप माने नहीं माने, इंडिया हम्म में है, हम्म दूसरे देशों हम्म में हम्म वो हम्म एक आराम तल भी नहीं है किसी भी देश में। तो दे नो हाउ टू हम्म वर्क वेरी हार्ड। तो वो जब यहाँ आए थे, और मेरी खुद की फ्रेंड, उसके 3 छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो हमें लगा कि वो कोर्स क्विट कर रही होगी अफ्रीकन। बट शी सेड नो, ये मैं कोर्स क्विट नहीं करूंगी। इसने छुट्टी तक नहीं मारी। उसने कहा नहीं, अगर मैं घर बैठ गई तो आई विल बी लॉस्ट, मुझे आई हैव टू मूव ऑन, कैरी ऑन। तो वो अफ्रीकन तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनके जैसा कोई मेहनत नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे बैल जैसी मेहनत करने की आदत होती है उनको। तो उनके लिए बहुत भयंकर रिस्पेक्ट है। यूएस अमेरिकन के भी मेरे 2 फ्रेंड्स बने थे, बट वो थोड़े आराम तलबी होते हैं। मैंने देखा है वो, उनका अलग ही सोच रहती है, बिल्कुल आराम तलबी, जैसे आपने बोला दे आर द बेस्ट, दे डू दे थिंक दे आर द बेस्ट। और वो शुरुआत हुई हमारे क्लास में, तो एक बेसिक फिनिश ग्रीटिंग्स जो होते हैं उससे, एंड 10 मंथ्स तक उससे आगे ही नहीं बढ़ पाए वो लोग, दोनों लोग। इतने आराम तलबी होते हैं, कुछ नहीं सीख पाए एंड तक भी उसी में ही थे कि आई एम सो एंड सो। और दूसरे लोगों ने जॉब भी ले लिया, लेकिन वो वहीं तक रहे बस, क्योंकि उन्होंने सोच लिया ना इंग्लिश इज द बेस्ट, उनको जरूरत नहीं है। हम्म। शालिनी, बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा। हमने अपना हम्म, टाइम बहुत सारा क्रॉस कर दिया। मतलब यूजुअली जो इस प्रोग्राम का टाइम जो है 45 मिनट टू 60 हाँ मिनट बहुत। होता है, लेकिन हम बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। बहुत सारा थैंक यू तुम्हें। थैंक यू टू यू टू। थैंक यू। दोस्तों, अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।